हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। ये छोटे से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिट्स कॉलेज के बारे में और बिटसेट के एग्जाम के बारे में। मेरे ख्याल से हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद इंडिया के जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे उनमें अगर कोई बेस्ट कॉलेज अगर होगा तो वो बिट्स का ही होगा। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा ना कह दे कि सर मेरे घर के पास में कॉलेज है, उससे अच्छा कोई कॉलेज हो नहीं सकता, इसलिए मैंने शायद बोल दिया। अदरवाइज वी ऑल नो इट वेरी वेल कि ना इंडिया के जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर कोई बेस्ट का कोई कॉलेज है तो वो बिट्स ही है। उस बिट्स के कॉलेज में एडमिशन के लिए बिट सेट का जो एग्जाम है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो सबसे पहला कॉलेज था बिट्स का वो बिट्स पिलानी था, 1929 के अंदर एस्टेब्लिश था। मेरे ख्याल से सारे आईआईटीज उसके बाद में बने। हालांकि आईआईटी के कुछ कॉलेज जो हैं वो उससे पुराने हैं, बट वो उस टाइम आईआईटी नहीं थे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है ऑफ कोर्स, है ना। इसकी जो एरिया है पिलानी वाले की दैट इज 328 एकर्स, ऑल्दो डजंट मैटर दैट मच। टोटल कैंपस 4 हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। बिटसेट का जो एग्जाम है वो पिलानी, गोवा और हैदराबाद के लिए है। याद रखना कि पिलानी के अंदर लगभग टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1050 है, गोवा के अंदर लगभग 850 के आसपास है और हैदराबाद में अगेन 1080 या 1050 के आसपास की सीट्स हैं। पिलानी और हैदराबाद के अंदर सीएस की लगभग 150 के आसपास सीट है। गोवा में भी लगभग इतनी ही कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं। बाकी भी जो ब्रांचेस हैं उनमें लगभग इतनी है, एनसीएल कैलकुल की कम नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी। लास्ट ईयर की जो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग थी इंजीनियरिंग के अंदर वो बिट्स की 20th थी। ऑल्दो मैं थोड़ा सा एनआरएफ की जो रैंकिंग है उसको इतना ज्यादा मतलब मैं मानता नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की जो 6-7 आईआईटीज हैं उनको अगर छोड़ दो तो सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर मेरे ख्याल से बिट्स का नंबर आ ही जाएगा और प्राइवेट में ऑफ कोर्स नंबर 1 ही रहेगा। भले रैंकिंग कुछ भी कहती हो बट अंदर से हम सब लोगों को पता ही है कि इसकी रैंकिंग किस तरह की है। इन्होंने जिस तरह का अकेडमिक्स बना रखा है, जिस तरह का पीयर ग्रुप बना रखा है, दैट इज एक्सट्रीमली वेल। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ना टॉप 7-8 आईआईटीज को छोड़ दो तो नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स बिट्स और प्राइवेट में ऑफ कोर्स 1। अटेंडेंस का कोई खास ऐसा रूल है नहीं, मतलब अटेंडेंस जैसे आईआईटीज वगैरह में तो कंपलसरी होती है 75%, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। बट इसका ये भी अर्थ नहीं है कि ना कॉलेज जाओ मत, ऐसा नहीं। कॉलेज तो जाना ही पड़ता है, हालांकि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो लोग है ना उसको ऑनलाइन भी दिखा देते हैं, तो काफी सारे बच्चे ना क्लास नहीं जाते। लेकिन क्लास जाने के अपने फायदे होते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर रेगुलर कुछ ना कुछ हुआ ना, जब भी मौका मिलता है तो सरप्राइज टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। और आपके जो एक्चुअल फाइनल मार्क्स होते हैं उसमें सरप्राइज जो टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स भी ऑफ कोर्स काउंट तो होते ही हैं। तो ऐसे में क्लास न जाना इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। क्लास जाना चाहिए, क्लास जाने के अपने फायदे होते हैं। बट फिर भी मैंने नो अटेंडेंस रूल इसलिए लिया क्योंकि बच्चे बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, जो खासतौर से बिट्स वाले बच्चे होते हैं ना वो बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। मैं भी खासतौर से उनसे बात करता हूँ तो सबसे पहले बोलते हैं कि सर अटेंडेंस नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसको नंबर वन रूल बोल दिया। अदरवाइज मैं तो कहता हूँ कि ना ये कोई इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग कोर्सेज, क्लास टाइमिंग एंड लैब। यार देखो, कोर्सेज में देखो ऐसा है कि जैसे मान लो किसी बच्चे को लेट से कंप्यूटर साइंस में बीई मिल गई, है ना। ऑफ कोर्स उसके बहुत अच्छे नंबर है, मान लो कि उसके 330 नंबर है, उसको कंप्यूटर साइंस में बीई मिल गई, है ना। उसने बड़े आराम से कंप्यूटर साइंस पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे के लेट से के नंबर इतने अच्छे नहीं, मान लो उसके तो सिर्फ 260 नंबर ही रह गए, तो उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं तो मैथमेटिक्स से एमएससी कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड वाला। तो वो जो इंटीग्रेटेड वाला जो बच्चा है वो भी फर्स्ट ईयर की अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर नेक्स्ट ईयर जो है वो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी कर सकता है। और जैसे 5 साल बाद वो पास होगा, क्योंकि एमएससी है ना इसके पास, तो 5 साल लगेंगे। जब 5 साल बाद वो पास होगा तो उसके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स प्लस बीई इन कंप्यूटर साइंस उसको मिल जाएगा। बट बीई इन कंप्यूटर साइंस उसको जो मिल रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं तो है ना एमएससी इन मैथमेटिक्स होगा तो मैं बीई इन कंप्यूटर साइंस मुझे नेक इंटीग्रेटेड के अंदर सेकंड वाला ब्रांच मिले ही मिले, कंपलसरी नहीं है। ये आपके जो फर्स्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। बट जिन बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे है, मार्क्स पीछे हैं, उनको भी बीई के लिए जो ऊपर वाले जो ब्रांचेस हैं उसको चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। वो ऑप्शंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पहले साल में परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इसका करिकुलम थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड है, या फिर जो आजकल की जो डिमांड है उसके हिसाब से है। तो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा या फिर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक वाला बच्चा तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ही रहा है, वो 4 साल में पास आउट हो रहा है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक पीछे है वो भी एमएससी करके इन बच्चों के साथ साथ
वो कोर्सेज कर सकते हैं, वो स्किल्स सीख सकते हैं, वो कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, और जो भी चीज़ें जो प्लेसमेंट्स हैं उनमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। अगेन ये वाली बात ऐसे जिस पर कुछ लोग खुश होंगे, ऑफ कोर्स कुछ लोग दुखी भी होंगे। अच्छा कैंपस है, अच्छी हॉस्टल लाइफ है ना, इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है, इनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बिल्कुल वेल प्रूवन है, अच्छा खासा इनका एक एलुमनाई नेटवर्क है, इसलिए इनके पास प्लेसमेंट्स वगैरह के कोई खास ऐसे इश्यूज नहीं आते, बढ़िया प्लेसमेंट्स होते हैं, इवन आईआईटीज के बराबर के आसपास के इनके प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें, क्योंकि फीस थोड़ी ज्यादा है तो स्कॉलरशिप बच्चे बार बार पूछना चाहते हैं, तो बताया तो कि जो ऊपर के, एक तो मेरिट बेस्ड अवार्ड है, मेरिट बेस्ड अवार्ड के अंदर आपकी कितनी फैमिली इनकम है ये क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर आप करिकुलम में ऊपर की, मतलब आपके जो इंटरनल एग्जाम है उसके ऊपर के 1% लोगों में अगर आप आ रहे हो तो आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ है, और मेन जो कंपोनेंट है फीस का वो तो ट्यूशन फीस ही है। अगर आप ऊपर के 2% में अगर आ रहे हो तो आपकी 40% ट्यूशन फीस का आपको वेवर मिल जाएगा। एक ऐसा है मेरिट कम नीड अवार्ड। मेरिट कम नीड अवार्ड में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को कंसिडर करेंगे जिनका इकोनॉमिकली हल्के से बैकवर्ड है। इन्होंने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, मेरे ख्याल से नियरली 8 लाख के आसपास का क्राइटेरिया बना रखा है। उन बच्चों को कंसिडर करेंगे और उनके अंदर जो ऊपर के 3% होंगे उनकी 80%, जो ऊपर के 6% होंगे उनकी 40%, जो 12% स्टूडेंट्स होंगे उनकी 25%, और 6% स्टूडेंट्स जो वो 15% उनकी ट्यूशन फीस जो वो वेवर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे ऊपर के जो, मतलब इतने इतने बच्चों की इतनी इतनी परसेंट ये माफ लगातार करते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो कंडीशन, प्लस आप वहां पर कितना अच्छा करते हो, दोनों का मिला के कंडीशन बनती है। इसमें आपकी फैमिली इनकम जो है वो कंसिडर नहीं होती, आपकी कितनी भी हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ऊपर के 1% में आ रहे हो सारी फीस माफ, ऊपर के 2% में आ रहे हो 40% माफ, अगर आप ऊपर के 3% में आ रहे हो, है कि नहीं, और अगर आपकी बेटा मान लो कि ना आपके पास जो फैमिली इनकम वगैरह कम है तो आपकी 80% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज बिट सेट का आप एग्जाम, बेटा जैसे जेई का एग्जाम आप 2 बार दे सकते हो, वैसे आप 2 बार बिट सेट का एग्जाम भी दे सकते हो। एक आपका एग्जाम मई में होगा, एक आपका जून के अंदर होगा, एंड बेस्ट ऑफ 2, जैसे मान लो कि एक में आपका स्कोर आ गया लेट्स से कि 280, एक में आपका स्कोर आ गया 320, तो आपका 320 स्कोर कंसिडर कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल भी कितने बढ़िया बढ़िया लेता हूँ ना, अच्छे अच्छे नंबर वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, बिटसेट के जो एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है सब बच्चों को बताइए बेटा, 2024 या 2025 का पास आउट होना चाहिए अगर 2025 में एग्जाम देना है तो। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके 75% पीसीएम के अंदर होने चाहिए, ओवरऑल 75 ना हो तब भी चलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के 75 होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी 60% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल तीनों का मिला के 75 के ऊपर होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब मिला के, और किसी में भी 60 से कम नंबर इंडिविजुअली नहीं होने चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स कंसीडर कर लेते हैं, एंड जो बी फार्मा वाले बच्चे हैं उनके लिए पीसीएम की जगह पीसीबी, और 60 ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट के अंदर तो आपके होने ही चाहिए। टोटल मिलाकर 130 क्वेश्चन पूछेंगे, और नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू जेई। जेई में आप ऐसा कह सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 4 नंबर का सवाल है -1 है, यहां पर 3 नंबर का सवाल है और -1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग में हल्का सा जेई के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कोशिश रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड +3 -1 है, और छोड़ दोगे तो ऑफकोर्स कुछ नहीं, गलत कर दिया तो -1 आपको मिलेंगे। एंड कुल मिलाकर 130 सवाल पूछेंगे, 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो कितने हो गए, 60 हो गए। 40 सवाल आपके मैथ्स के होंगे, जितने भी मतलब बी वाले एमएससी वाले बच्चे उनके 40 सवाल जो होंगे वो मैथमेटिक्स होंगे। बी फार्मा वाला जो अच्छा ऑफ कोर्स उसके 40 सवाल उसके बायोलॉजी के होंगे, तो 100 तो ही हो गए। बाकी जो 30 सवाल होंगे उसमें से 10 इंग्लिश के होंगे और 20 आपके लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। जो इंग्लिश के 10 सवाल और लॉजिकल रीजनिंग के जो सवाल है ये बिल्कुल 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 बेसिक फ्लैट सी सवाल है। एलआर के सवाल और इंग्लिश के जो सवाल है इनका अगर टेस्ट अगर लेना चाहो तो जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हमने अलग से लेक्चर बना रखे हैं। हमने स्पेसिफिकली ऐसे ही लेक्चर बनाए कि वो बिटसेट के एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाए, और बिटसेट के एग्जाम में वो बड़े आराम से उन लेक्चर को अटेंड करके बड़े आराम से अच्छा कर लेगा। इसका आपको एक्सेस बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में मिल जाएगा, जब एक बार जेई एडवांस वगैरह निपट जाए तब आपको उसका एक्सेस दे देंगे। साथ ही साथ अपनी जो बिटसेट की जो टेस्ट सीरीज है बीटीएस, जिसमें आपके पास 20 टेस्ट होंगे, उन टेस्टों के अंदर इंग्लिश और एलआर बिल्कुल वैसे ही पूछेंगे जैसी आपको एक्चुअल जेई के अंदर, सॉरी एक्चुअल बिट्स के अंदर पूछेंगे। तो आप बिल्कुल बड़े आराम से यूज टू हो जाओगे कि किस तरह से इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश और एलआर के अंदर अच्छा करना है। और ऑफकोर्स ये मतलब ये डिटरमाइनिंग है ही ना, मतलब इससे रैंक पे फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आता है, यहाँ पर कई बार सवाल नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर सवाल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको लेक्चर मिल रहा है ना
कंपटीशन से वो देख लो, प्लस सारे सारे टेस्ट दे लो, टेस्ट में जो सवाल गलत हो जाए उनका सॉल्यूशन देख लो और बेटा हम सीख लो कि हाँ यार ये वाला सवाल अगर आएगा तो मैं इसको कर दूंगा। जैसे सिंपल वोकैब और सिंपल जो ग्रामर है वही पूछ रहे हैं। एलआर के सवाल जैसे बेटा अपने 9th 10th क्लास में किए होंगे, कभी एनटीएससी वगैरह प्रिपरेशन करते हो बिल्कुल वैसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई नए प्रकार के ऐसे खास सवाल नहीं है, बस प्रैक्टिस होने की बात है। अगर प्रैक्टिस होगी तो सारा सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। सारे के सारे अगर 130 क्वेश्चंस कर लिए और आपके पास टाइम अगर अभी बचता है तो 12 बोनस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। ऑल्दो आई डोंट मतलब रिकमेंड कि आप उन 12 सवाल के पीछे भागने के लिए पूरा पूरा पेपर निपटाएं। पूरे पेपर में जितने सवाल सही कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, स्पीड में ज्यादा यूं नहीं कि ज्यादा जबरदस्ती उन 12 सब मतलब लास्ट वाले 12 सही करूंगा उससे पहले भले ही मेरे 20 सवाल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 12 सवाल एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपने सारे से 130 क्वेश्चन अगर ट्राई कर लिए तो। अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड। हाँ एक बात हो रही है, जितने भी बेटा सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड्स हैं उनके जो टॉपर्स होते हैं उनको भी डायरेक्ट एडमिशन बिट सेट के बिट्स के अंदर मिलता है। उनका बिट सेट से नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है। पोर्टल के ऊपर एक बार इन्फॉर्मेशन आएगी, जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको एक बार मैसेज के थ्रू बता दी जाएंगे। एक इंटरनेशनल डुअल डिग्री भी है, वो इंटरनेशनल बच्चे हैं उनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन रहता है। लास्ट ईयर्स की अगर बात करें तो पिलानी का जो सीएस है वो 390 में से 327 नंबर पे खत्म हुआ। गोवा का सीएस 301 पे और हैदराबाद का सीएस 298 पे। ईसीई और ईई जो है वो 314 और 292 पे खत्म हुआ है पिलानी के अंदर। गोवा में 287 पे ईसीई खत्म हुआ है और हैदराबाद के अंदर ई जो 275 पे खत्म हुआ है। गोवा और सीएस के अंदर से रैंकिंग वाइज अगर देखोगे तो ना हल्का सा गोवा को ऊपर मानते हैं और हैदराबाद को हल्का सा नीचे मानते हैं। और उसके पीछे मेन कारण ये है कि ना ये 2004 में खुला था और ये 2008 में खुला हुआ था। तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि गोवा जो है वो हैदराबाद के मुकाबले 4 साल सीनियर है। तो उस सीनियोरिटी के कारण हैदराबाद को थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, गोवा को हल्का सा ऊपर मान लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई मुझसे पूछे तो आई वुड से दैट कि दोनों बराबर से ही है ना। बल्कि मुझे हैदराबाद थोड़ा सा लोकेशनल वाइज ज्यादा अच्छा लगता है। सर गोवा से अच्छा लगता है बिल्कुल भाई। मेन एम तो नौकरी के लिए ना भाई, सारा काम किसके लिए करो, नौकरी के लिए करो। और मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद जो है ना वो थोड़ा सा बेटर प्लेसमेंट के थोड़े से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बाकी तो ठीक है बेटा, दोनों बराबर से मान के चल सकते हो, कोई बहुत बड़ा सा डिफरेंस ऐसा है नहीं। ऑल दो जो क्या कहते हैं बेटा जो कट ऑफ होते हैं वो हल्का सा गोवा के ऊपर जाती है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दोनों बराबर से, इतना अंतर नहीं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है बेटा वो 21 जैन है, 21 जैन को ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। आप लोग जेईई में बिजी थे इसलिए मैंने याद नहीं दिलाया, और डेट काफी सारी है इसलिए मैंने याद नहीं दिलाया। लास्ट डेट जो है सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए वो 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक आप चाहो तो फॉर्म फिलिंग एक साथ ही दोनों सेशन की कर सकते हो। सेशन 1 का जो एग्जाम होगा वो 26 से लेकर 30 मई के बीच में होगा। अब 26 से लेकर 30 मई के बीच में होगा तो बहुत ही अच्छा है ना। ये तो एडवांस के एग्जाम के बाद में तो बिल्कुल तुम तो फ्री हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एडवांस का अगर एग्जाम अच्छा चला जाए तो ठीक है, बिट सेट का एग्जाम मत देना। और अगर मान लो कि एडवांस का एग्जाम अच्छा नहीं किया तो ऑफकोर्स बिट सेट पे आप फोकस कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड का सॉरी एप्लीकेशन सेकंड सेशन के लिए फिर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। मतलब किसी को भी अच्छा कहते हैं सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल करूंगा, तब भी कर सकते हो। तब आप क्या करोगे, 26 मई से 10 जून के बीच में फॉर्म फिलिंग वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी फॉर्म फिलिंग में आप कहो कि नहीं मैं तो एक सेशन के लिए करूंगा और दूसरे सेशन के लिए बाद में करूंगा, कर सकते हो। आप चाहो कि मैं तो सीधे ही सेकंड सेशन में करूंगा, पहले सेशन में अप्लाई नहीं करूंगा, तब भी कर सकते हो। आप चाहो कि मैं तो दोनों सेशन की एक साथ ही करना चाहता हूं, तो ऑफकोर्स बेटा आप 21 से लेकर 18 अप्रैल 21 जैन से 18 अप्रैल के बीच में कभी दोनों सेशन की एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो टोटली योर चॉइस, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं। जो एग्जाम डेट है वो 22 जून से लेकर 26 जून है सेकंड सेशन की, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मान लो कि जेई एडवांस के एग्जाम मेरे ख्याल से 18 मई को है। 18 मई के बाद में लगभग लगभग 35 दिन के आसपास का समय मिलता है। तो किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे बिट सेट पे फोकस करना है, वो लास्ट के 35 दिन के अंदर बड़े आराम से अच्छे से बिट सेट में अच्छा कर सकता है। कोई बच्चा जेई मेन सेकंड के बाद ही फ्री हो गया, मान लो उसे एडवांस देना ही नहीं है, फिर एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसके पास तो ऑफकोर्स और ज्यादा समय, उसके पास तो नियरली 70 डेज के आसपास का समय रहेगा बिट सेट के एग्जाम में अच्छा करने के लिए। ये डेट्स बड़ा मैंने इसलिए आपको बता दिए। और उसमें ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे ना वो सेकंड अटेम्प्ट पे टारगेट ज्यादा करते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें और फिर जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम की जो गैप वो लगातार कम होता रहता है। बेटा जो एडमिशन है वो bitsadmission.com पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सिंगल सेशन के लिए 3,500 है। दोनों सेशन अगर एक साथ फिल करना चाहो तो 5,500 है। ये लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए थोड़ी सी फीस बड़ा कम है। लड़कियों के लिए एक सेशन के 3,000 है और दोनों सेशन की मिला के 4,500 है। दुबई वाले बच्चों के लिए ऑफकोर्स दोनों सेशन के जो है वो लगभग लगभग 9,000 के आसपास के रुपीज है, ठीक है। जो पिलानी वाला जो कैंपस है वो बेटा जैसे मैंने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर एक झुंझुनू जिला है, उसके अंदर है। दिल्ली मेरे ख्याल से नियरेस्ट एयरपोर्ट आप मान सकते हो 186 किलोमीटर के आसपास है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो वो लोहारू लोहारू मेरे ख्याल से ना हरियाणा और जो बेटा झुंझुनू का जो बॉर्डर है वहीं पर है, वो लगभग 24 किलोमीटर दूर है इस पिलानी वाले कैंपस से।
ट्यूशन फीस आप लगभग 5,20,000 के आसपास मान सकते हो। हॉस्टल फीस और मेस फीस पूरे साल की मिलाकर आप रफली ऐसे कह सकते हो कि 80,000 मान लो यार ना, 70 to 80,000 के आप आसपास रफली आप मान सकते हो। हैदराबाद गोवा की भी लगभग इतनी, हल्का फुल्का बड़ा अंतर तो उनके अंदर रहेगा। टोटल एनुअल क्या कॉस्ट आप पिलाने की लगभग 6 लाख के आसपास मान के चलो। हैदराबाद गोवा की भी लगभग इसी रेंज के अंदर ±20,000 आप मान सकते हो। रफ आइडिया आपको मेरे ख्याल से आपको लगी गया होगा। तो पूरी बीटेक जो है वो लगभग आपके मान के चलो कि 25 लाख के आसपास की पड़ेगी। जो इंटीग्रेटेड वाला बच्चा है उसको ऑफकोर्स 5 साल पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए नियरली 32-33 लाख के आसपास की पूरी की पूरी एमएस इंटीग्रेटेड पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा ही अमीरों वाला कॉलेज है। वो तो यार ठीक है, होना भी था, प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में अमीरों का तो होना था। वैसे तो आईआईटीज की फीस भी कम थोड़ी है, आईआईटीज की फीस भी अच्छी खासी है, बट सरकार की जो मतलब स्कॉलरशिप्स हैं वो इतनी ज्यादा है कि ना वो फीस बड़े आराम से उसके अंदर मैनेज हो जाती है। तो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, बिटसेट के एग्जाम बेटा ठीक है, सेंटर तो हर जगह ही है। अब जैसे ही मेरा बिट्स का एग्जाम हो जाएगा वैसे ही है ना उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 12th की जो मार्कशीट वगैरह होगी वो सबमिट करानी होती है और उसके बाद है ना काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसकी काउंसलिंग का जेई के साथ ऐसे कोई डायरेक्ट ऐसे कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि ना जेई का एग्जाम जल्दी होता है, उसके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, तो उसकी काउंसलिंग से बच्चा काफी हद तक फ्री हो जाता है और उसको पहले दूसरे राउंड में पता लग जाता है कि मुझे क्या मिल रहा है, और तब जाके इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि बच्चा पहले 2 राउंड में जो जोसा की जो काउंसलिंग है, जेई की और आईआईटी एडवांस की जो काउंसलिंग है, उससे चेक कर लेता है मुझे वहां पर क्या मिल रहा है, तब ऐसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो ये दोनों फिर पैरेलली चलते हैं और आप मतलब 2 राउंड जोसा के कंप्लीट होने के बाद इसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो बच्चों को पता लगा वहां पर मुझे ये मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, दोनों में से जो चीज बढ़िया लगती है वहां वो चला जाता है। तो ऐसी काउंसलिंग जो थोड़ी सी ऐसा मान के चल सकते हो कि जोसा के आसपास या उससे नियरली 7-8 दिन लेट होती है, तो कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं आती। जो एडमिशन है बड़ा वो लगभग ऐसे मान के चल सकते हो कि अगस्त के आसपास खत्म हो जाते हैं, सारा प्रोसेस निपट जाता है। पढ़ने के लिए आई वुड से दैट कि है ना एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी बार बार रीड करें। जिस किसी बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया मैं उसे कहूंगा कि सी क्यूब के जो लेक्चर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उनको निपटाएं, उनके बाहर से कुछ नहीं पूछना। प्लस इंग्लिश और एलआर के लिए आपको लास्ट में कुछ ना कुछ लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, वो लेक्चर बहुत ही एप्ट हैं, बिल्कुल बनाए ही इसलिए गए हैं कि आपसे बड़े आराम से कम समय के अंदर पढ़कर आप बड़े आराम से ज्यादा सवाल कर सकें, उनके बाहर से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो लेक्चर प्लस जो बीटीएस के टेस्ट अगर किसी ने अगर दे दिए तो बड़े आराम से बिट्स के एग्जाम के अंदर अच्छा कर लेगा। इंग्लिश और एलआर के अंदर पीसीएम के लिए ऑफ कोर्स आप सी क्यूब कर फोकस कर सकते हो। खूब सारे सवाल करें, डू एज मेनी एज पॉसिबल एज क्वेश्चंस। उसमें से ऑफ कोर्स टेस्ट जो दें वो बहुत सारे बड़ा फुल सिलेबस टेस्ट दें। अपने बीटीएस में 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 5 आपके पार्ट टेस्ट होंगे। उनका जो शेड्यूल होगा वो बेटा आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको हम डाल ही देंगे। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, देखिए क्या होगा इस बात का, तो एक तो +3-1 से आइडिया लग गया कि एक्यूरेसी मैटर्स मोस्ट, और दूसरा है कि स्पीड मैटर करनी है यार। 3 घंटे के पेपर के अंदर आपको 130 सवाल करने है कि नहीं, तो पर सवाल है ना 1.5 मिनट के आसपास का समय भी नहीं है। तो इसका मतलब सवालों में थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैटर ज्यादा करती है इवन एज कंपेयर टू जेई। लेकिन जेई के मुकाबले सवाल होते भी आसान है, इसलिए बिट्स का जो टेस्ट है उसको देने की प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। उस तरह के टेस्ट खूब सारे दोगे तभी आप जाके वहां पर अच्छा कर पाओगे। ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो क्रूशियल रहेगी, देखिए उसको कैसे अच्छा करना है बार बार आपको बोल चुका हूं। और लास्ट पॉइंट तो मैंने ऐसे लिख दिया कि 130 क्वेश्चन कर लोगे तो बोनस और खुल जाएंगे, लेकिन ठीक है ना, बोनस के चक्कर में पढ़ना नहीं है, तो मैंने लिख ही दिया ऐसा ना। अगेन बिट्स में बड़ा अच्छा करने के लिए जो अपनी कंपटीशन की जो बीटीएस की जो टेस्ट सीरीज है उसके सारे टेस्ट जरूर दें। कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो प्रखर, प्रवीण, प्रबल, सी क्यूब, चैम्प, कैट्स, एबीसी, सारे के सारे जो बच्चे हैं उनके पास इसका एक्सेस पहले से, उनको ये टेस्ट सीरीज बाय नहीं करनी। ठीक है, जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए है 5 इसमें बड़ा पार्ट टेस्ट होंगे और 15 इसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। सारे जो टेस्ट होंगे वो टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ होंगे। पहला जो टेस्ट होगा वो 11 को होगा और टोटल इसकी जो प्राइसिंग है वो 999 की आसपास की आपके टेस्ट सीरीज पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है वो आप बड़ा जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप उसको यूज करते रहे, देन आप बड़े आराम से इस टेस्ट सीरीज पर रिलाय कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे जो आपको जिस तरह से बिट्स में पूछते हैं सारा का सारा आपको पूरा पूरा फंडा मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो बड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय।